तो मेरे सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा प्रणाम। मैं मिस्टर एक्स आज के पॉडकास्ट में आपके लिए एक और बहुत ही जबरदस्त और कमाल की स्टोरी लेकर के आया हूं। साथियों, मैं जानता हूं कि आपने बहुत सारे ट्रक ड्राइवर्स की कहानियां सुन रखी है, लेकिन आज जिस ट्रक ड्राइवर की आप बीती मैं आपके सामने लेकर आया हूं, उसे जानने के बाद आपके रोम रोम में डर पसर जाएगा। इस ट्रक ड्राइवर के साथ हुआ यह हादसा इतना भयानक और डरावना था कि वो इंसान आज तक इसे नहीं भूल पाया है, और शायद कई लोगों को यह सुनकर के यकीन भी ना आए कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन साथियों, मैं आपको हमेशा कहता हूं कि इस दुनिया में विज्ञान से परे भी बहुत सारी चीजें हैं। अब मानना और न मानना यह आपके ऊपर निर्भर करता है। तो ये घटना लगभग 2 वर्ष पुरानी है, और जिनके साथ यह घटना घटी है उनका नाम है नागेश। वह महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। वह एक ट्रक ड्राइवर है और महाराष्ट्र के ही कई जिलों में ट्रक चलाते हैं, और इनके साथ ही उनका एक खलासी था जिसका नाम था साकेत। तो इन दोनों के साथ ही वो भयानक घटना घटी थी, और उस घटना के बाद अब देख लो, आज का दिन है और तब का दिन है। नागेश कभी भी कहीं पर भी सुनसान जगह पर नहीं रुकता, और ये घटना हमें बताई उस ट्रक ड्राइवर ने, तो मैं आपको उसी के अनुसार सुनाने वाला हूं। वरना जिस जगह पर यह हादसा हुआ था वहां के आसपास के गांव के लोगों का भी कहना था कि वहां पर कुछ तो अजीब हो रहा था, क्योंकि गांव के काफी लोग पिछले 6 महीने से वहां पर गायब होते जा रहे थे। तो एक बार सभी साथी अपना परिचय जरूर दे दें, और जो साथी इस फैमिली के मेंबर नहीं बने हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके इस फैमिली का हिस्सा बन जाए। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। ये बात उस समय की है जब नागेश को सतारा से दिल्ली स्टील की शीट्स को पहुंचाना था, और इस सफर में उनका साथी था साकेत नाम का खलासी। आज से लगभग 2 वर्ष पहले जून के महीने में जब बरसात का मौसम था, उन्हें स्टील का सारा माल दिल्ली तक पहुंचाना था। वह तय समय के अनुसार अपना ट्रक लेकर सतारा से निकल गए थे। वे सुबह सवेरे ही निकले थे और जालना में जाकर एक जगह ढाबे पर रुके थे। उसके बाद उन्होंने लगातार सफर किया था। जालना से निकलने के लगभग 2 घंटे बाद वह एक कस्बे की मुख्य सड़क से गुजर रहे थे, जहां उन्हें बहुत ज्यादा जाम मिला। जब उन्होंने जाम की वजह जाननी चाही तो पता चला कि आगे एक ट्रक ड्राइवर का ही एक्सीडेंट हो चुका है। ट्रक ड्राइवर मर चुका है और ट्रक में रखा सामान भी सड़क पर गिर चुका है। जाम खोलने में लगभग 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। ऐसे में उन्होंने सोचा कि यहां खड़े रहकर इंतजार करने से अच्छा है कि मैं अपना ट्रक दूसरे रोड से मेन हाईवे की ओर मोड़ लूं। वैसे भी वे पिछले 1 घंटे से वहां खड़े इंतजार ही कर रहे थे, लेकिन एक गाड़ी भी टस से मस नहीं हुई थी। नागेश के साथी साकेत को भी यही सही लगा, क्योंकि कुछ ही देर बाद रात हो जाती, और रात में ट्रक बढ़िया चलाया जाता है। आसपास कोई वाहन नहीं चलते। जितनी दूरी दिन में तय करते हैं उससे दूनी रात में तय कर ली जाती है। यही सोचकर कि जल्द से जल्द उन्हें एक ढाबा मिल जाएगा, खाना वगैरह खाकर वे लोग आगे के लिए निकल सकेंगे। नागेश ने अपना ट्रक वापस मोड़ लिया। नागेश उस रास्ते से पहले भी कई बार जा चुका है, लेकिन उस बार शायद वह हादसा होना था, इसीलिए बातों बातों में उन्होंने अपना ट्रक एक सुनसान सड़क की ओर मोड़ लिया। वो एक कच्ची सड़क थी। कच्ची सड़क पर जाने पर साकेत ने नागेश से कहा भी था, अरे भाई, रास्ता तो पता है ना? ये रास्ता पहली बार देख रहा हूं। नागेश ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा था, हाँ, तू फिक्र मत कर। दरअसल गांव के रास्ते लगभग एक जैसे ही लगते हैं, क्योंकि वहां मिट्टी, खेत या फिर जंगल ही होते हैं। कहने को तो नागेश बहुत पुराना ट्रक ड्राइवर था, लेकिन पता नहीं उस दिन उसकी किस्मत में परेशानी लिखी थी, इसीलिए उसने बेध्यानी में गलत कच्चे रास्ते की ओर अपना ट्रक मोड़ लिया था। वह लगातार ट्रक चलाए जा रहा था, लेकिन वो रास्ता खत्म नहीं हो रहा था। अब नागेश के चेहरे पर भी चिंता झलक रही थी। साकेत को भी अजीब लग रहा था कि ये रास्ता कैसा है, खत्म ही नहीं हो रहा। साकेत ने एक बार फिर कहा, अरे नागेश भाई, चाहे तो ट्रक को मोड़ लो, कहीं ऐसा ना हो कि हम गलत रास्ते पर जा रहे हों। लेकिन नागेश ने कहा, अरे तू चिंता मत कर, 1 आध घंटे का इधर उधर का फर्क ही होगा, सारी सड़कें कहीं ना कहीं जाकर मिलती ही हैं।
और तभी इन्हें एक पक्की सड़क नजर आई। पक्की सड़क देखकर दोनों की जान में जान आ गई, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। ये लोग सड़क पर चले जा रहे थे। इन्हें अपने आसपास कोई दूसरा वाहन नजर नहीं आ रहा था। नागेश के मन में भी यह बात थी कि अभी तक हमें कोई दूसरा ट्रक या कोई दूसरी गाड़ी नजर नहीं आई और आसपास दूर दूर तक कोई गांव भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वो उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहा था। उसी समय उसकी नजर एक छोटे से घर पर पड़ी जो कि सड़क के बिल्कुल किनारे पर ही था। उसके बाहर भगवा रंग की धोती पहने एक आदमी छाता लिए खड़ा था। वो देखने में थोड़ा बूढ़ा लग रहा था। उसकी नजर इनके ट्रक पर ही थी, लेकिन नागेश उसे अनदेखा करते हुए आगे बढ़ा चला और फिर अचानक उसने ब्रेक मारा, क्योंकि आगे एक पुल था जो कि टूटा हुआ था और नीचे उफान पर नदी बह रही थी। यह देखकर साकेत और नागेश की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। साकेत ने घबराकर कहा, अरे नागेश भाई, अब क्या करेंगे? आगे तो रास्ता है ही नहीं। नागेश ने भी अपना सिर पकड़ लिया कि हाँ, अब क्या करें? आगे तो सच में रास्ता नहीं है और अब अंधेरा भी हो चुका है। साकेत ने कहा, मैं तभी कह रहा था कि वापस ट्रक मोड़ लेते हैं। नागेश ने कहा, चल कोई नहीं, अब मोड़ लेता हूं। इतना कहते ही नागेश ने अपना ट्रक स्टार्ट करना चाहा, लेकिन वह ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। साकेत ने एक बार फिर कहा, अरे भाई, अब क्या मुसीबत आ गई? नागेश ने कहा, पता नहीं यार, लगता है आज का दिन ही खराब है। नागेश ने छाता लिया और नीचे उतरकर ट्रक को चेक किया। ट्रक में कोई भी खराबी नहीं थी, लेकिन फिर भी ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा था। धीरे धीरे बादल और भी ज्यादा काले होते जा रहे थे और गड़गड़ा रहे थे। साकेत ने कहा, नागेश भाई, लगता है हम बहुत बुरे फंस गए हैं। यहां आसपास तो कोई ढाबा भी नहीं है कि रात वहीं रुक जाए। तभी नागेश को ध्यान आता है कि अभी उसने पीछे एक छोटी सी कुटिया को छोड़ा है, जिसके आगे एक बाबा खड़े थे। नागेश ने तुरंत पीछे पलटकर देखा और कहा, वो देख, वहां एक घर है, वहां चलकर देखते हैं। उनसे पूछते हैं, अगर कोई मैकेनिक होगा तो उससे अपना ट्रक ठीक करवा देंगे, नहीं तो फिर आज रात यहीं रुक जाएंगे और सुबह देखते हैं, क्योंकि रात में तो वैसे भी किसी मैकेनिक का मिलना मुश्किल है। नागेश और साकेत अपना ट्रक वहीं छोड़कर उस छोटी सी कुटिया के पास चले जाते हैं। जब वे लोग वहां पहुंचते हैं तो वह कुटिया सड़क से थोड़ा नीचे उतरकर थी। वहां जाने पर देखते हैं तो दरवाजा खुला हुआ था। साकेत, आवाज लगता है अंदर कोई है, लेकिन कोई उत्तर नहीं आता। धीरे धीरे बारिश की बूंदें तेज होने लगी थी। नागेश कहता है, चल अंदर चल, अभी तो मैंने यहां किसी को खड़े देखा था, पता नहीं कहां चला गया। नागेश का इतना ही कहना था कि तभी पीछे से वही बूढ़ा आदमी, जिसने भगवा रंग की धोती पहन रखी थी, छाता लिए बोला, हाँ, कौन हो भाई? साकेत और नागेश हड़बड़ाकर पीछे देखते हैं तो वही साधु खड़ा हुआ था। साकेत हिचकिचाते हुए कहता है, बाबा, वो वहां पर हमारा ट्रक खड़ा हुआ है, उसमें कुछ दिक्कत आ गई है और अब अंधेरा भी हो चुका है, तो यहां आसपास कोई मैकेनिक मिल जाएगा क्या? वह बाबा कहता है, इस समय तो बहुत मुश्किल है और यहां से कम 3-4 किलोमीटर दूर जाकर ही कोई मैकेनिक मिलेगा, और अब तो वो पल भी टूट चुका है। उस पुल के पार ही जाकर एक गांव आता है। नागेश और साकेत एक दूसरे से कुछ इशारा करते हैं और फिर नागेश बाबा से कहता है, बाबा, अगर आज रात आपकी कुटिया में रुक जाते तो आपकी बहुत मेहरबानी होती। बाहर मौसम बहुत ज्यादा खराब है, ट्रक को पता नहीं अचानक क्या हो गया और वापस जाने में भी हमें समय लगेगा। बाबा कहते हैं, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे भला क्या परेशानी होगी, मैं तो वैसे भी यहां अकेला रहता हूं। इतना कहकर बाबा साकेत और नागेश को अंदर चलने का इशारा करते हैं। जब वे अंदर जाते हैं तो एक लंबा बरामदा था और फिर 2 कमरे थे। एक कमरे का दरवाजा बंद था, जबकि दूसरे कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और उस कमरे के बाहर की तरफ बाबा का चूल्हा चौका रखा हुआ था। कुछ बर्तन भाड़े भी थे। बरामदे में एक फटी हुई सी चटाई पड़ी हुई थी। नागेश और साकेत वहीं बैठ जाते हैं। कुटिया में अंधेरा ज्यादा था, केवल एक लालटेन ही जल रही थी, जिससे रोशनी पूरे बरामदे में फैल रही थी। बाबा कहते हैं, तुम लोग बैठो, मैं तुम लोगों के लिए चाय बना देता हूं।
चाय का नाम सुनकर साकेत और नागेश को गर्म महसूस होता है, क्योंकि बरसात की वजह से वैसे भी मौसम सर्द हो गया था और यहाँ आसपास कोई ढाबा भी नहीं था। लेकिन ऐसे में इस कुटिया ने उन दोनों को बहुत बड़ा सहारा दिया। चाय बनाते बनाते बाबा ने कहा, तुम लोग चाहो हो तो अंदर कमरे में आराम कर सकते हो। बाबा ने अपने पीछे वाले कमरे की इशारा करते हुए कहा, वह देखो, अंदर चारपाई पड़ी है, वहां जाकर लेट जाओ। साकेत और नागेश चुपचाप उस कमरे में चले गए। उस कमरे में एक छोटी सी लालटेन जल रही थी, जिसकी रोशनी बहुत ही हल्की थी। केवल इतनी ही थी कि समझ में आ जाए कि यहाँ कोई सामान रखा है। क्या सामान रखा है ये पता नहीं चल पा रहा था। कुछ ही देर में बाबा तीनों के लिए चाय ले आए। बाबा अपने साथ बाहर की लालटेन भी कमरे में ही ले आए थे, जिससे कमरे में अब थोड़ी अधिक रोशनी हो गई थी। वे लोग कमरे में बैठकर चाय पीने लगे। वे लोग आपस में बातें करने लगे। साकेत ने बाबा से पूछा, बाबा, आप यहाँ इतनी दूर अकेले क्यों रहते हैं? बाबा ने कहा, बेटा, मैं साधु किस्म का व्यक्ति हूं। मैंने तो ये दुनिया त्याग दी है। अब केवल भगवान की भक्ति में ही लगा हुआ हूं, और ऐसे में लोगों से दूर रहकर भक्ति ज्यादा आसानी से हो जाती है। ये लोग बातें कर रहे थे कि तभी छप्पर से कुछ लाल लाल सा तरल पदार्थ जमीन पर टपकने लगा। साकेत की नजर तुरंत उस पदार्थ पर पड़ी और उसने कहा, यह क्या चीज है? खून है क्या? बाबा ने हिचकिचाते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, यहां खून कहां से आएगा? ऊपर एक साग है जिसका रंग लाल रंग का होता है। पानी से वह भीग रहा है, शायद इसलिए उसका रंग छूटकर नीचे गिर रहा है, जैसे चुकंदर से निकलता है वैसा ही। नागेश और साकेत मुस्कुराने लगते हैं। कुछ ही देर में बारिश भी अपना विकराल रूप ले लेती है और बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बारिश तेज होने लगती है। साकेत और नागेश भगवान का बहुत ज्यादा शुक्र अदा कर रहे थे कि उन्हें ऐसे हालातों में बाबा की यह कुटिया मिल गई थी, लेकिन वह आगे आने वाली मुसीबत से अनजान थे। बाबा ने नागेश और साकेत से कहा, तुम दोनों इसी कमरे में सो जाओ, मैं बाहर बरामदे में सो जाता हूं। और हां, याद रहे, रात में कोई भी हलचल हो, कमरे से बाहर मत निकालना, क्योंकि यह इलाका सुनसान है। पीछे जंगल है और आसपास कोई दूसरा घर नहीं है। ऐसे में चोर उचक्के भी आ जाते हैं, इसलिए अपनी रक्षा खुद करके रखना। साकेत और नागेश हां में सिर हिलाते हैं और खाना खाकर चारपाई पर ही लेट जाते हैं, लेकिन उन दोनों को ठीक से नींद नहीं आ रही थी। उस कमरे में अजीब सी गंध आ रही थी। ना तो वो कोई सुगंध थी और ना ही दुर्गंध, लेकिन बहुत ही अजीब सी थी, जो उनके सिर में दर्द कर रही थी। लेकिन फिर भी दोनों आंखें बंद करके लेटे हुए थे। नागेश धीरे धीरे नींद की आगोश में जा रहा था, जबकि साकेत करवट ही बदल रहा था, क्योंकि उसे अकेले सोने की आदत थी। फिर वह उठकर बैठ गया। तभी उसे किसी के रोने की आवाज आई, किसी औरत के रोने की। यह आवाज सुनकर उसके कान खड़े हो गए। उसने सोचा कि वह नागेश को उठाए, लेकिन फिर उसने ऐसा नहीं किया। उसने सोचा कि नागेश सारा दिन ट्रक चलाकर थक गए होंगे, सोने देता हूं। साकेत खुद ही कमरे से बाहर गया और बाबा से कहना चाहा, लेकिन बाबा तो बरामदे में थे ही नहीं। चटाई पर बिस्तर लगा हुआ था, लेकिन बाबा का कुछ पता नहीं था। साकेत को लगा कि हो सकता है बाबा बराबर वाले कमरे में होंगे। वह उस तरफ गया तो देखा कि दरवाजा बंद है। दरवाजा लकड़ी का था और उस पर लोहे के 2 कुंड लटके हुए थे। वे कुंडे अपने आप ही हिल रहे थे। साकेत उन कुंडों को ध्यान से देख रहा था कि तभी वो दरवाजा भी हिलने लगा। पता नहीं क्यों साकेत के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने वो दरवाजा खोल दिया और अंदर गया, और फिर वह दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया, एक तेज आवाज के साथ। उस आवाज से नागेश की आंख खुल गई। उसने देखा कि साकेत उसके बराबर में नहीं है। उसने आवाज लगाई, साकेत, लेकिन साकेत का कोई उत्तर नहीं आया और ना ही बाबा ने कोई जवाब दिया। नागेश ने लालटेन उठाई और बरामदे में गया। वहां देखा तो बाबा वहां नहीं थे। नागेश भी थोड़ा डर गया। उसने कुटिया के मुख्य दरवाजे पर देखा तो अंदर से कुंडी लगी हुई थी। वह सोचने लगा कि साकेत कहीं बाहर गया होता तो यह कुंडी भी खुली होती, और बाबा इस समय कहां चले गए। नागेश ने अपनी हाथ घड़ी में समय देखा तो रात के 11:15 बज रहे थे।
बारिश की आवाज अभी भी इतनी जोर से आ रही थी जितनी थोड़ी देर पहले आ रही थी। नागेश अंदाजा लगा सकता था कि बाहर तेज बारिश हो रही है। नागेश बाहर चटाई पर ही बैठ गया और साकेत का इंतजार करने लगा। आखिर वह उसका साथी था, इसलिए उसकी चिंता करना बनता था। लेकिन लगभग 15 मिनट बाद भी साकेत नहीं आता और ना ही वो बाबा आता है। इन्हीं सबके बीच उसके कानों में कुंडे के बजने की आवाज आने लगती है। अचानक उसकी नजर दूसरे कमरे के दरवाजे पर पड़ती है, जो कि बंद था, जिसमें कुछ देर पहले साकेत गया था। वह देखता है कि कुंडा अपने आप हिल रहा है। वह खड़ा होकर उस कुंडे को छूता है कि अचानक वह दरवाजा जोर जोर से हिलने लगता है। नागेश घबरा जाता है और पीछे हट जाता है। फिर उसका ध्यान साकेत की तरफ आता है। वह सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं साकेत अंदर बंद हो, और उसी पल उसके दिमाग में तरह तरह के ख्यालात आने लगते हैं कि कहीं वह बाबा क्रिमिनल तो नहीं है और उसने साकेत के साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया। साकेत इतनी रात को कहाँ गया होगा? अगर वह टॉयलेट बाथरूम के लिए भी बाहर गया होगा तो अब तक उसे आ जाना चाहिए था। इन सब के बीच वह जल्दबाजी में उस दरवाजे को खोल देता है। अचानक उसके मुंह पर एक ठंडी हवा का झोंका होता है, जिससे उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और उसका शरीर भी थोड़ा लड़खड़ा जाता है। और फिर उसे आवाज आती है साकेत की चीख की। साकेत की चीख बहुत ज्यादा दर्द भरी थी। उसकी चीख को सुनकर नागेश के पैर कंपकपा गए। उसने भी साकेत को आवाज लगाई, साकेत, लेकिन अब साकेत निरुत्तर हो चुका था। नागेश बुरी तरह घबरा गया। साकेत की आवाज से ऐसा लग रहा था बहुत दूर से आई है, लेकिन वो आवाज दरवाजा खोलने पर ही आई थी, इसलिए नागेश को उस दरवाजे के पीछे ही कुछ गड़बड़ लगती है। वह उस अंधेरे कमरे में जाता है। वह कुछ 2-4 कदम ही आगे बढ़ा होगा कि अचानक उसका पैर फिसला और वह नीचे गिरता चला गया। उसे दिखाई तो कुछ नहीं दे रहा था कि वह कहाँ गिर रहा है, लेकिन महसूस जरूर हो रहा था। वो शायद कुछ सीढ़ियां थी और अंत में जाकर वह रुका। वहां पर छोटे छोटे दीपक जल रहे थे, जिनकी रोशनी से उसे यह पता चल गया कि वह सीढ़ियों से ही नीचे गिरा है। आसपास लकड़ी और लोहे का कुछ टूटा फूटा सामान गिरा पड़ा था। नागेश को समझते हुए देर नहीं लगी कि वह किसी तहखाने जैसी जगह पर है, लेकिन उसे बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ कि छोटी सी कुटिया में भी कोई बेसमेंट बन सकता है क्या। तभी उसे अंदर से किसी स्त्री के चिल्लाने की आवाज आने लगी। वह घबराकर दीवार से चिपक गया। जैसे ही वह दीवार से चिपका, दीवार से 3-4 खून से सने हाथ निकल कर आए और उसके मुंह को जकड़ने लगे। नागेश चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चिल्ला नहीं पा रहा था कि तभी वो बाबा वहां आ गया। उसने देखा कि नागेश दीवार से चिपका हुआ है और कुछ हाथ उसके चेहरे को पकड़े हुए हैं। बाबा ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, अच्छा, तो अब तू भी यहां आ गया। लगता है आज एक साथ 2 लोगों की बलि देनी पड़ेगी। यह सुनने के बाद नागेश के होश ही उड़ गए। उस बाबा ने नागेश के करीब जाकर नागेश के चेहरे पर हाथ फेरा तो वो खून से सने हाथ अपने आप दीवार के अंदर वापस चले गए। नागेश घबराकर दीवार को देखने लगा। उसे सच में यकीन नहीं हो रहा था। इस दीवार के अंदर से कुछ हाथ निकले थे। उसके चेहरे पर अभी भी खून लग रहा था। वह पागलों की तरह अपने चेहरे का खून साफ करने लगा। नागेश चिल्लाकर बोला, साकेत कहाँ है? बाबा जहरीली हंसी हंसते हुए बोला, वो इस दुनिया में नहीं है। नागेश ने आंखें चौड़ी करते हुए कहा, क्या बकवास कर रहा है? सच सच बता, साकेत कहाँ है और उसके साथ क्या किया? मैंने अभी उसके चिल्लाने की आवाज सुनी थी। बाबा ने कहा, हां, वो उसकी आखिरी आवाज थी। अब उसकी आवाज कभी नहीं सुन पाओगे, और अगर सुननी है तो फिर कुछ समय का इंतजार और करो। जब मैं उसकी आत्मा को कैद कर लूंगा तो उसकी दोबारा आवाज सुन सकते हो। नागेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह गुस्से से कहता है, क्या बकवास कर रहा है तू? सच सच बता, मेरा दोस्त कहाँ है? नागेश गुस्से में उस बाबा का गला पकड़ लेता है, लेकिन वह बाबा बहुत शक्तिशाली था। वह एक ही झटके में नागेश को धक्का देकर दीवार से चिपका देता है और एक बार फिर बहुत सारे हाथ जाकर नागेश के चेहरे को पकड़ लेते हैं। नागेश अपने हाथ पैर छटपटा रहा था, लेकिन वे हाथ उसे नहीं छोड़ते। फिर बाबा कहते हैं,
अगर ज्यादा सवाल जवाब करेगा तो ये हाथ तेरा गला दबाकर तुझे मार देंगे। थोड़ी बहुत जिंदगी और चाहता है तो शांति से चिल्लाना बंद कर दे, वैसे भी तेरी आवाज सुनने वाला यहां कोई नहीं है। इतना कहते ही बाबा ने एक बार फिर नागेश के चेहरे पर हाथ फेरा तो वे सारे हाथ दीवार में वापस चले गए। फिर उसने नागेश को उसके गले से पकड़ा और घसीटते हुए उस तहखाना में और अंदर की तरफ ले गया। अंदर की तरफ ले जाने पर एक बड़ा सा होल जैसा कैमरा बना हुआ था। नागेश वहां का नजारा देखकर बुरी तरह घबरा गया। वो जगह कोई साधारण कमरा नहीं थी, बल्कि तंत्र मंत्र की जगह थी, जहां पर कई शिलाखंड पड़े हुए थे जिन पर बलि दी जाती है। कुछ मूर्तियां भी रखी हुई थीं जिनके आगे खून रखा हुआ था। कमरे के चारों तरफ दीपक जल रहे थे और उन्हीं दीपकों से उस कमरे में बहुत रोशनी हो रही थी। वहां एक सुनहरे रंग का बक्सा भी रखा हुआ था जो उस कमरे में सबसे ज्यादा चमचमा रहा था, और सामने पड़ी थी साकेत की लाश, जिसमें उसकी गर्दन उसके धड़ से अलग थी। नागेश साकेत को इस हाल में जमीन पर पड़ा देखा बुरी तरह डर गया। नागेश को अपने साथी की लाश देखकर गुस्सा आया और उसने बाबा को गुस्से से धक्का दे दिया, लेकिन बाबा अगले ही पल संभल गया और उसने नागेश के एक हाथ को बुरी तरह मरोड़ दिया। नागेश हट्टा खट्टा व्यक्ति था, लेकिन बाबा ने उसके हाथ को इस तरह मोड़ा था कि उसको बहुत तेज दर्द उठा और नागेश चिल्ला उठा। तभी उस बाबा ने कुछ मंत्र पढ़े और फिर एक दीपक उठाया, उसको बुझाया और उसका तेल एक दीवार पर गिरा दिया। जैसे ही वह तेल दीवार पर गिराया, उस दीवार से एक परछाई बाहर निकाल कर आई। वह परछाई किसी मानव आकृति के जैसी ही थी। वह परछाई धीरे धीरे नागेश के करीब आई और उसने नागेश को इस तरह जकड़ लिया जैसे नागेश होश में होते हुए भी होश में नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे पैरालाइज हो गया है। और फिर उस बाबा ने नागेश के दोनों हाथ और पैर बांधकर उसी कमरे में छोड़ दिया। इसके बाद वो काली परछाई वापस उस दीवार में समा गई। धीरे धीरे नागेश भी नॉर्मल हो गया। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं। वह बोला, ए बुढ़े, खोल मुझे, देख अभी बता रहा हूं, खोल दे। अगर तेरी शिकायत पुलिस में कर दी ना तो तुझे फांसी के तख्ते पर ले जाऊंगा। बाबा हंसते हुए बोला, जब तू यहां से वापस जाएगा तभी तो पुलिस में शिकायत करेगा। तुझे दिख नहीं रहा तेरे साथी का क्या हाल किया है, तो तूने यह सोच कैसे लिया कि मैं तुझे यहां से जाने दूंगा। नागेश को बहुत गुस्सा आ रहा था और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थीं, लेकिन उसका दिल बहुत ज्यादा रो रहा था। इसके बाद बाबा ने पास में ही पड़ी एक पोटली से लकड़ी का एक छोटा सा तख्त उठाया। उसमें कुछ आकृतियां बनी हुई थीं। उस तख्ते पर उसने कुछ कौड़ियां डाली और फिर निराश होते हुए हल्के से बोला, अब तो समय निकल गया है। नागेश ने फिर गुस्से से कहा, क्या कह रहा है तू? क्या समय निकल गया है? देख अभी भी बता रहा हूं, खोल दे मुझे। बाबा ने उठते हुए कहा, तेरी बलि देने का समय निकल गया है। अब मुझे एक दिन इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन तू चिंता मत कर, तू यहां से निकल नहीं सकता। यहां आसपास कोई भी नहीं आता जाता, और अगर ज्यादा चिल्लाएगा तो तेरी सांस अभी के अभी रोक दूंगा। बलि का क्या है, बलि तो फिर कभी ले लूंगा। अब नागेश जोश के बदले होश से काम लेने की सोचता है। वह साकेत का हाल देख ही चुका था और उसे आसपास की सामग्री भी अच्छी तरह नजर आ रही थी। एक बड़ी तलवार जमीन पर खून में सनी हुई पड़ी थी। शायद उसी से साकेत का गला काटा गया था। एक बड़ी कुल्हाड़ी भी वहीं पड़ी थी, उस पर भी थोड़ा खून लगा हुआ था। उसके बराबर में कुछ उंगलियां पड़ी थी। नागेश ने जब देखा कि यह उंगलियां साकेत की है तो उसका दिल दहल उठा। इसलिए उसने शांत रहने का फैसला किया, क्योंकि अब उसके पास एक दिन और था। वह अपनी जान बचा सकता था, इसलिए वो चुप हो गया। बाबा वहां से चला गया। उस कमरे में अभी भी दीपक जल रहे थे और वहां ही सामग्री नागेश को दिखाई दे रही थी। उन सामग्रियों को देख देख कर नागेश का दिल बैठा जा रहा था। उसे इतना तो पता था कि उसके पास एक दिन है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी जान किस तरह बचाए। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। ऊपर से सामने रखी साकेत की लाश उसके दिमाग को कुछ सोचने ही नहीं दे रही थी। डर के मारे उसे पसीने आ रहे थे, जबकि उस जगह पर नमी बनी हुई थी और गर्मी भी नहीं हो रही थी।
सोचते सोचते उसका ब्लड प्रेशर एकदम हाई होने लगा और उसकी आंखें बंद होने लगी। फिर उसने देखा कि साकेत, जिसकी गर्दन उसके धड़ से अलग हुई है, वह खड़ा हुआ और धीरे धीरे नागेश की ओर आया। नागेश साकेत के धड़ को देखकर घबरा रहा था कि तभी जमीन पर पड़ी हुई साकेत की मुंडी अपने आप साकेत के धड़ पर लग गई और गोल गोल घूमने लगी। ऐसा दृश्य देखकर नागेश झल्लाकर उठ गया। फिर उसे पता चला कि यह तो एक सपना था। सपना खौफनाक नहीं था, लेकिन उसके सामने जो अब हो रहा था वह ज्यादा खौफनाक था। वह बाबा कुल्हाड़ी से साकेत की लाश के टुकड़े टुकड़े कर रहा था। साकेत के साथ बुरा होता हुआ देख नागेश एक बार फिर चिल्लाता है और कहता है, ए बुढ़े, छोड़ मेरे साथी को, उसे क्यों मार रहा है? बाबा अपना हाथ रोकता है और नागेश की तरफ गुस्से से देखता है। बाबा के चेहरे पर जगह जगह खून की छींटें पड़ी हुई थीं, क्योंकि वह साकेत के टुकड़े कर रहा था और इसी वजह से साकेत के शरीर का खून बाबा के मुंह पर गिर रहा था। बाबा की उस नजर से नागेश की बोलती बंद हो गई। बाबा ने कहा, उसके साथ बुरा हो चुका है और अब तेरी बारी है। नागेश ने हकलाते हुए कहा, लेकिन तुमने उसे मार दिया, अब इसके टुकड़े क्यों कर रहे हो? बाबा ने कहा, क्योंकि मुझे इसे पकाकर खाना है। यह सुनने के बाद नागेश को उल्टी आने लगी और वह घिनयाकर बोला, कितने बुरे हो तुम! क्या तुम्हें उसे मारकर सुकून नहीं मिला कि कब उसे खाओगे भी? बाबा ने कहा, क्या करूं, यहां दूर दूर तक कोई नहीं रहता, कई कई दिन तक भूखा रहता हूं और जब शिकार मिलता है तो फिर इसी से पेट भरता हूं। घास फूस मुझसे खाई नहीं जाती और बाहर मीट बहुत ज्यादा महंगा है। इतना कहकर बाबा एक कुटिल मुस्कान के साथ वापस साकेत के शरीर के टुकड़े करने लग गया। नागेश से ये देखा नहीं जा रहा था, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उसके कानों में अभी भी लाश के टुकड़े करने की आवाज आ रही थी। वह चाहकर भी अपने कान बंद नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके हाथ बंधे हुए थे। जब कटने की आवाज आना बंद होती है, तब नागेश धीरे से अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि बाबा साकेत की लाश के टुकड़ों को समेट रहे हैं। साकेत की लाश से निकला हुआ खून जमीन पर जम चुका था और काला पड़ चुका था। नागेश के लिए वह एक भयानक मंजर था। उसने अपनी मौत मान ली थी। कभी कभी उसे लगता कि अभी मर जाए, लेकिन कभी लगता कि बस एक मौका मिल जाए और मैं यहां से भाग जाऊं। जैसे कि मैंने बताया कि उस कमरे में एक सुनहरे रंग का बक्सा भी रखा हुआ था, जो अच्छा खासा बड़ा था और उस पर ताला लगा हुआ था, लेकिन उस बक्से में ही छोटा सा खिड़की नुमा छेद भी था, जिसे बाहर से खोला और बंद किया जा सकता था। बाबा ने उस छोटे से छेद को खोला और मांस के कुछ टुकड़े उस बक्से के अंदर डाल दिए। फिर उस बक्से से कचर कचर की आवाज आने लगी, जैसे कि कोई उस बक्से के अंदर बंद है और उन मांस के टुकड़ों को खा रहा है। यह देखकर नागेश का डर और भी ज्यादा बढ़ता चला गया, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह बाबा से पूछे कि आखिर इस बक्से के अंदर क्या है। बाबा ने फिर कुछ मांस के टुकड़े उस बक्से के अंदर डाल दिए और उस खिड़की को बंद करके बाकी बचे हुए मांस के टुकड़े अपने साथ ले गया। नागेश ने एक बार फिर चैन की सांस ली और सोचने लगा, आखिर यहां से बाहर कैसे निकाला जाए। वह मन ही मन अपनी इष्ट देवता को याद करने लगा। बार बार उसकी नजरों के सामने उसका परिवार आता था, उसके 2 छोटे बच्चे आते थे। फिर उसने इस तरह से खाली एक जगह बैठना सही नहीं समझा। वह थोड़ा सा आगे की ओर खिसका। उसके सामने एक कुल्हाड़ी रखी थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस कुल्हाड़ी से अपनी रस्सी भला कैसे काटेगा। उस पर साकेत का खून भी लगा हुआ था। कुल्हाड़ी को देख देख कर ही नागेश डरा सहमा जा रहा था। जैसे ही नागेश थोड़ा सा खिसका, वैसे ही उसे उस कमरे में एक आवाज आई, नागेश। नागेश ने चौंक कर इधर उधर देखा। वो आवाज फिर से आई, नागेश। तब नागेश का ध्यान उसी सुनहरे बक्से पर गया। वो हल्के हल्के हिल रहा था और आवाज भी उसी बक्से से आ रही थी। नागेश उस बक्से को ध्यान से देखने लगा। फिर आवाज आई, हाँ मैं ही हूं। नागेश ने घबरा कर कहा, कौन? फिर एक आवाज आई, मैं दमयंती। वो सुनहरा बक्सा हल्के से हिला। नागेश ने घबरा कर पूछा, कौन है इसके अंदर? फिर एक आवाज आई, घबराओ मत, मैं कुछ नहीं करूंगी, मुझे यहां से आजाद करो,
मैं तुम्हारी मदद करूंगी। नागेश पूरी तरह से पसीने में भीगा हुआ था, लेकिन वह अब शांत हो गया। दमयंती की आवाज एक बार फिर आई, ज्यादा सोचो मत, मेरी मदद करो, बदले में मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तुम्हें यहां से बाहर निकाल लूंगी, बस कैसे भी करके इस बक्से को खोल दो। नागेश ने कहा, लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं इस बक्से को कैसे खोलूं? दमयंती ने कहा, तुम्हें यहां बहुत सारे दीपक दिख रहे हैं ना, अपनी रस्सी को एक दीपक की लौ के ऊपर रखो, रस्सी जलकर खुद खुल जाएगी। यह सुनकर नागेश चौंक गया कि उसे इतनी देर से यह विचार क्यों नहीं आया। अब वो सोचने लगा, आखिरी दमयंती है कौन और इस बक्से के अंदर क्या कर रही है। लेकिन उसने दमयंती की बात मानी और खिसक खिसक कर जैसे तैसे करके कोने पर जल रहे एक दीपक के पास जाकर बैठ गया और अपने हाथ को उस दीपक के ऊपर रख लिया। उसे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था कि आखिर रस्सी के ऊपर लौ लग रही है या नहीं, लेकिन फिर भी काफी कोशिशें के बाद उसकी रस्सी जलने लगी। जब उसे चटर चटर की आवाज आई तो वह समझ गया कि आग रस्सी पर ही लगी है। कुछ ही देर में रस्सी जलकर टूट जाती है। नागेश एकदम खुश हो जाता है और अपने आजाद हाथों को देखकर खुश होने लगता है। वो अपने पैर की रस्सी भी खोलने वाला था कि तभी दमयंती की आवाज आती है, रुको, वापस अपनी जगह पर जाओ, एकेश्वर आ रहा है। नागेश पूछता है, कौन एकेश्वर? दमयंती कहती है, वही बाबा जिसने तुम्हें बांधा है। अगर उसे पता चला कि तुम खुल चुके हो तो फिर वो सतर्क हो जाएगा, इसीलिए वापस अपनी जगह पर जाकर पहले जैसे बैठ जाओ। नागेश ऐसा ही करता है। वह जल्दी से टूटी हुई रस्सी अपने हाथ में लेता है और वापस अपनी जगह पर हाथ को पीछे करके बैठ जाता है और इस तरह से दिखाता है जैसे वह बंधा हुआ है। मुश्किल से 5 सेकंड बाद बाबा उस कमरे में आता है। अब उसके हाथ में साकेत के शरीर की हड्डियां थीं। वह उन सभी हड्डियों को धोकर लेकर आया था। वो शायद रात का दूसरा पहर होगा। चारों तरफ बारिश और बिजली का कहर बरसा हुआ था, लेकिन जिस जगह पर नागेश बंधा हुआ था वहां पर एक अजीब सन्नाटा था, एक डर भरा सन्नाटा जो पल पल नागेश को मौत के करीब लेकर जा रहा था। एकेश्वर ने बक्से के पास रखे अग्निकुंड को उठाया जो कि एल्यूमिनियम का बना हुआ था और फिर उसने आग जलाई। आग जलाने के बाद वह अपने साथ जो नरमुंडी लेकर आया था, उसने उस आग में नरमुंडी को हल्का सा तपाया और फिर साइड में रख दिया। उसके पास 2 अन्य अस्थियां भी थीं, उसे भी उसने आग में तपाया और अपने सामने रख लिया। इसके बाद उसने अपने थैले से कुछ नींबू निकाले, कुछ हल्दी निकाली और देसी घी निकाला। वह कुछ देर तक मन ही मन मंत्रों का जाप करता रहा और घी आग में डालता रहा। फिर उसने अग्निकुंड के बराबर में ही एक चकोर आकृति बनाई और चारों कोनों पर नींबू को रख दिया। उसने वह आकृति हल्दी और सिंदूर से बनाई थी और बीच में रख दी थी नरमुंडी। इसके बाद उसने 2 छोटी अस्थियों को हाथ में लिया और गोल गोल घुमाने लगा। साथ ही साथ कोई न कोई मंत्र पढ़ने लगा। उस बाबा की आंखें बंद थी और वो लगातार मंत्र पढ़े जा रहा था। एक समय ऐसा आया कि वह नरमुंडी अपने आप हवा में उठी और गोल गोल घूमने लगी। यह नज़ारा देखकर नागेश की तो जैसे सांस ही रुक गई। जैसे ही बाबा ने अपने मंत्रों का जाप रोका, वैसे ही उस कमरे में मौजूद सभी जलते दीपक एक एक करके बुझने लगे और फिर एकदम अंधेरा हो गया। अग्निकुंड जो अभी तक जल रहा था वह भी बिल्कुल शांत हो चुका था। चारों तरफ अंधेरा देख नागेश की हालत बहुत ज्यादा टाइट हो गई। वह मन ही मन भगवान को याद कर रहा था कि अचानक अग्निकुंड में ज्वाला भड़क उठी। उसकी लौ बहुत ऊंचाई तक जा रही थी। इस तरह आग को जलता देख नागेश उछल गया, लेकिन उसने एकदम खुद को संभला और अपने हाथ को कसकर पीछे की रखा। अब आगे वो बाबा क्या कर रहा था वो सब देखने की हिम्मत उसमें नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी न चाहते हुए वो उस बाबा को ये हरकतें करता देख रहा था। बाबा ने जब साकेत को मारा था और उसकी लाश के टुकड़े किए थे, तब उसके कपड़े और उसके बदन का अन्य सामान इस कमरे में रख दिया था और अब वह बाबा उसके सारे सामान को उस अग्निकुंड में मंत्रों के साथ जला रहा था। जिस समय वह उसके सामान को जला रहा था तब साकेत के चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। नागेश साकेत की आवाज सुनकर दहल उठा था, जबकि वह अच्छे से जानता था साकेत मर चुका है, तो अब ये आवाज कहां से आ रही है।
लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। बस वह आवाज आ रही थी और जब तक उसका सामान जलकर आग में मिल नहीं गया तब तक वह आवाज आती रही। फिर सब कुछ शांत हो गया। उसके बाद बाबा ने वही सुनहरा बक्सा जिसमें से दमयंती की आवाज आ रही थी वह खोला। उसे खोलते ही पूरे कमरे में एक सुनहरी रोशनी फैल गई। रोशनी इतनी ज्यादा तेज थी कि नागेश की आंखें बंद हो गईं और जैसे ही रोशनी कम हुई तो नागेश ने अपने सामने एक बहुत ही सुंदर स्त्री को पाया। लेकिन उसने अभी तक उसका चेहरा नहीं देखा था। उसने उस स्त्री को पीछे से देखा था। गोरा बदन, लचकाई सी कमर थी, लंबी सी छोटी थी और पैरों में घुंघरू पड़े हुए थे। उस स्त्री ने अपना चेहरा बाबा की ओर कर रखा था। बाबा ने दमयंती से कहा, जाओ, जाकर मेरा कार्य पूरा करके आओ। इसके बाद दमयंती ने इस तरह सिर झुकाया जैसे वह उस बाबा की गुलाम हो और फिर उस कमरे से बाहर चली गई। नागेश उसका चेहरा नहीं देख पाया था। कुछ देर तक नागेश और बाबा उसी कमरे में रहे। दमयंती के जाने के बाद उस कमरे में एक एक करके उल्टे पैर वाले आदमी आने शुरू हो गए जो देखने में बहुत ही पतले और मटमैले रंग के थे और इस तरह से चल रहे थे जैसे कोई रोबोट चलता है, धीरे धीरे, और सबकी गर्दन बाईं ओर झुकी हुई थी। वे कुल 3 आदमी थे और तीनों लगभग एक जैसे ही थे। जैसे ही वे कमरे में आए और उनकी नजर नागेश पर पड़ी, वे तीनों जल्दी जल्दी लड़खड़ाकर नागेश के पास भागे। एक आदमी नागेश के ऊपर गिर गया और उसे काटने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी वो बाबा आया और उसने उस आदमी की गर्दन को कसकर पकड़ लिया और पीछे किया। बाबा ने उस आदमी से कहा, अरे मूर्ख, तेरा खाना उस थैले में है। इतना कहते हुए बाबा ने दीवार पर टांगे थैले से कुछ सूखा मांस उस तीनों आदमियों के सामने रख दिया। वे तीनों उस सूखे मांस को बड़े चाव से खाने लगे। वे तीनों मांस को बड़े अजीब ढंग से खा रहे थे। खाते खाते उनकी लार टपक रही थी। आधा मांस खा रहे थे तो आधा गिरा रहे थे। देखने में कुछ कुछ इंसान के जैसे थे, लेकिन हरकतें जानवर से भी बदतर थीं। तभी बाबा ने उन तीनों को डांटा, बिना गिराए खाओ, वरना फिर से 5 दिन तक भूखा रखूंगा। वो तीनों आदमी एकदम सीधे हो गए और अच्छे बच्चे की तरह गिरा मांस उठाकर साफ करके खाने लगे। नागेश को यह समझते हुए देर नहीं लगी कि ये तीनों कोई आदमी नहीं बल्कि कोई पिशाच है, क्योंकि उसने उन पिशाचों के पैर देखे थे। सबके पैर उल्टे थे और जरूरत से ज्यादा लंबे थे। एक आम व्यक्ति के पैर ऐसे कभी भी नहीं हो सकते। नागेश की हालत पल पल बिगड़ती जा रही थी। उसके हाथ तो खुल चुके थे, लेकिन उसे यहां से जाने का मौका नहीं मिल रहा था। वह बस मन ही सोच रहा था कि जल्दी से ये बाबा यहां से जाए और मैं फिर यहां से भागूं। लेकिन क्या वहां से भागना इतना आसान था? नागेश बस भागने का इंतजार ही करता रहा, लेकिन उसे मौका नहीं मिला। और फिर कुछ देर बाद दमयंती वहां पर आ गई। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुई, नागेश की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि जितना खूबसूरत उसका शरीर था, उसकी शक्ल उतनी ही डरावनी भी थी। चेहरे पर आंखें बिल्कुल गोल थीं। हमारी कठपुतली से भी छोटी उसकी आंखों की कठपुतली थी, जो देखने में किसी डरावनी चुड़ैल की तरह लग रही थी, और होंठ बिल्कुल सुर्ख लाल थे। वो आते ही बोली, ये लो, एकेश्वर। जैसे ही दमयंती ने अपना मुंह खोला तो उसके किनारे के 2 दांत बाहर निकल कर आ रहे थे और उनमें थोड़ा सा खून भी लगा हुआ था। नागेश को यह समझते हुए देर नहीं लगी कि जिस तरह से वे आदमी शायद पिशाच थे, उसी तरह से यह दमयंती भी कोई पिशाचिनी ही है। उसका चेहरा बहुत ही भयावह था। गोरी चमड़ी पर लाल लाल छींटे सी पड़ी हुई थी। नागेश डरा सहमा दमयंती को देख रहा था। जैसे ही दमयंती ने अपनी नजर नागेश की ओर घुमाई, नागेश ने घबराकर अपनी नजर नीचे कर ली। उसकी हिम्मत भी नहीं थी कि वह दमयंती से नजर मिला पाता। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि कुछ देर पहले वह इसी पिशाचिनी से बात कर रहा था। वह सोचने लगा कि आखिर यह मुझे आजाद करने को क्यों कह रही थी? क्या यह इस बाबा की गुलाम है? नागेश के मन में एक नकारात्मक विचार भी आ रहा था। अगर मैंने इसे आजाद कर दिया तो कहीं ये मुझे मार ना दे, क्योंकि नागेश ने भी पिशाच और पिशाचिनियों के बारे में सुना था कि ये लोग इंसानों का खून पीते हैं। इसीलिए वह दमयंती से भी डर रहा था।
जैसे ही दमयंती ने मुंह खोला था तो उसके मुंह से एक सफेद धुआं निकल कर आया था, जिसे एकेश्वर ने बिना देरी किए एक पीतल के मटके में भर लिया था और उसके ऊपर एक नारियल लगाकर बंद कर दिया था। वह उस मटके को देख देख कर बहुत खुश हो रहा था। बाबा दमयंती से बोला, अरे वाह मेरी दमयंती, तू मेरी पिशाचिनी नहीं, तू मेरी सच्ची साथी है। देख, अब तुझे खुश करने के लिए मैं इसे पूरा का पूरा सौंप दूंगा। उसने नागेश की तरफ इशारा करते हुए कहा था। दमयंती नागेश की तरफ देखकर एक फीकी हंसी हंसी और फिर वापस अपने संदूक में चली गई, जैसे वह अपनी जिंदगी से हार गई हो। जैसे ही दमयंती उस बक्से के अंदर गई, उस बक्से में धुआं ही धुआं होने लगा और धीरे धीरे वह धुआं ऊपर की ओर उठने लगा। बाबा दमयंती के मुंह से निकले सफेद धुएं को मटके में बंद करके ऐसे खुश हो रहा था जैसे उसे कोई बहुत बड़ी दौलत मिल गई हो। लेकिन नागेश यह बात नहीं जानता था कि वह सिर्फ एक सफेद धुआं नहीं था, बल्कि एक व्यक्ति की आत्मा थी, एक बहुत ही दुष्ट व्यक्ति की आत्मा। इसके बाद बाबा ने जल्दी जल्दी अपना सारा सामान समेटा, दमयंती के बक्से में ताला लगाया और उस बक्से को चूमा। फिर उसने अपने थैले में वह मटका रखा और ऊपर चला गया। नागेश ने कुछ देर इंतजार किया। जब बाबा वापस कमरे में नहीं आया तो उसे तसल्ली हो गई और उसने जल्दी से अपने पैर की रस्सी खोली दी। वह वहां से जाने लगा। वह कमरे के दरवाजे तक पहुंचा था कि उसके कानों में एक बार फिर दमयंती की आवाज आई, नागेश कहां जा रहे हो? मुझे आजाद करो। नागेश रुका और बोला, नहीं, तुम एक पिशाचिनी हो। अगर मैंने तुम्हें आजाद किया तो तुम मुझे मार दोगी। मैं जानता हूं तुम इंसानों का खून पीती हो। दमयंती ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं अपनी मर्जी से ऐसा कुछ नहीं करती हूं। देखो, मैंने तुम्हारी मदद की थी, अब तुम भी मेरी मदद करो। नागेश कहता है, नहीं, मैं तुम्हें आजाद नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूं। तभी दमयंती हंसने लगती है और कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि यहां से निकलना इतना आसान है? तुम सोचते हो कि तुम ऊपर जाओगे और तुम्हारे लिए दरवाजा खुला होगा? अरे बेवकूफ, एकेश्वर ऊपर बैठा तुम्हारा ही इंतजार कर रहा होगा। दूर दूर तक एकेश्वर के न जाने कितने गुलाम, कितने पिशाच पहरा लगाए बैठे रहते हैं। मैं अच्छे से जानती हूं कि तुम एक ट्रक ड्राइवर हो और यहां पर फंस चुके हो। शायद तुम नहीं जानते कि आगे का जो पुल टूटा है वह किसी और ने नहीं तोड़ा, बल्कि बाबा एकेश्वर ने ही तोड़ा है। उसने तुम्हारा ट्रक बहुत दूर से आते हुए देख लिया था और उसने अपने पिशाचों के द्वारा उस पुल को तुरंत तोड़वा दिया और तुम्हारा ट्रक भी खराब नहीं हुआ, बल्कि उस ट्रक को भी पिशाचों ने पकड़ रखा था। तुम इतनी आसानी से यहां से नहीं जा सकते, लेकिन हां, अगर तुम मुझे आजाद कर दो तो मैं यहां से निकलने में तुम्हारी मदद कर सकती हूं। दमयंती के मुंह से यह सब सुनकर नागेश हैरान रह गया। अब उसके दो विचार हो रहे थे। एक तो यह कि वह दमयंती की बातों में ना आए, हो सकता है कि यह उसे अपना शिकार बनाने के लिए अपनी बातों के जाल में फंसा रही हो, और दूसरा यह कि हो सकता है दमयंती सही कह रही हो, क्योंकि बाबा इतना सीधा तो होगा नहीं कि मुझे यूं ही यहां से जाने दे। और अभी अभी नागेश ने अपनी आंखों से 3 पिशाचों को देखा था और एक पिशाचिनी पहले से ही बक्से में कैद थी। इसलिए वह नहीं कह सकता था कि इस बाबा ने और कितने लोगों को अपना गुलाम बना रखा होगा। इसलिए वह अपने दूसरे विचार को सही समझता है और दमयंती का बक्सा खोलने का फैसला करता है। वह दमयंती से पूछता है, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन पहले यह बताओ कि तुम यहां से क्यों निकलना चाहती हो? दमयंती की आवाज आती है, मैं दमयंती हूं और पिशाच की दुनिया से संबंध रखती हूं। तुम लोग पिशाच को जितना खतरनाक समझते हो, असल में सभी पिशाच इतने खतरनाक होते नहीं हैं, बल्कि कुछ तो तुम जैसे इंसानों की कठपुतली बन जाते हैं। भले ही हम में बहुत सी शक्तियां हैं जिनके जरिए से हम तुम्हें नुकसान पहुंचा पाते हैं, लेकिन नियति ने तुम लोगों को कुछ ऐसी शक्तियां दे रखी है जिससे तांत्रिक हमें अपना गुलाम बना लेते हैं और हमसे अपने काम करवाते हैं। ऐसी जिंदगी हमारे लिए बहुत ज्यादा दर्द भरी होती है। तांत्रिक एकेश्वर ने भी कुछ यही किया है। उसने मुझे अपना दास बना लिया
और अब वो जो भी कहता है मुझे उसके कहे अनुसार लोगों की आत्माओं को उस तक लाकर देना होता है। इतना ही नहीं, वह मुझसे पवित्र लोगों की आत्मा को भी मंगवाता है। मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है और ना मुझे ऐसा करने में बुरा लगता है, लेकिन वो मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं करता। वो मुझे कई कई दिनों तक भूखा रखता है और मुझे इस बक्से में कैद रखता है। मैं इस बक्से से बाहर नहीं निकल पाती हूँ। वह मुझे तंत्र मंत्र के जरिए इस बक्से के अंदर भूखा सुलाए रखता है। कभी कभी मुझसे एक ही रात में 60 लोगों की आत्माएं मंगाता है, जो मेरे लिए मुश्किल भरा काम है, लेकिन उसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह हमें खून के लिए तड़पाता रहता है। मैं प्यासी इस बक्से में बंद रहती हूँ, इसलिए मैं वापस आजाद होना चाहती हूँ। ये बक्सा एक अभिमंत्रित सोने का बक्सा है और इसकी चाबी भी अभिमंत्रित है, जो कि एकेश्वर की थैली में ही रखी हुई है। वह इसकी चाबी हमेशा अपने पास ही रखता है। तभी नागेश पूछता है, लेकिन अभी तो तुम्हें मौका मिला था ना बाहर जाने का, तो तुम वापस क्यों आई? तुम तभी भाग जाती। दमयंती उदास भरी आवाज में कहती है, यह इतना आसान नहीं है। वह मुझे इस बक्से में केवल कैद रखता है, लेकिन असल में मैं उसके हाथों की कठपुतली हूँ। मैं कहीं भी भाग जाऊंगी तो वह मुझे खींच कर ले आएगा, क्योंकि इस बक्से के अंदर एक हरे रंग की माला रखी है। अगर वह माला कोई इंसान तोड़ दे तो मैं हमेशा के लिए आजाद हो जाऊंगी और यह काम तुम्हें करना होगा। नागेश घबराते हुए कहता है, लेकिन तुम कह रही हो कि वह चाबी बाबा के पास रहती है, तो मैं वो चाबी कैसे लेकर आऊंगा? और तुम बता रही हो कि बाबा बरामदे में ही बैठे होंगे। दमयंती ने कहा, हाँ, इस समय वह ऊपर ही होगा, लेकिन तुम अभी मत जाना। तुम सुबह के 6 बजे सूर्य उदय होगा, तुम उस समय वहां जाना, क्योंकि वह बाहर जाकर सूर्य की पूजा करेगा। उस समय वहां कोई भी नहीं होगा। तुम्हारे पास पूरे 15 मिनट होंगे। तुम्हें कैसे भी करके थैले से वो चाबी निकालनी है। नागेश कहता है, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि सूरज निकल रहा है? मैं तो यहां बंद कमरे में हूं। दमयंती कहती है, उसकी चिंता तुम मत करो, मैं तुम्हें बता दूंगी, तुम ठीक समय पर चले जाना। नागेश हाँ में सिर हिलाकर वहीं बैठ जाता है और सूरज निकलने का इंतजार करता है। तभी उसकी आंख लग जाती है। सूरज निकलने में ज्यादा वक्त नहीं रह गया था। लगभग 1 या 1.5 घंटे बाद सूरज निकलने लगता है। तभी दमयंती कहती है, नागेश, नागेश उठो, नागेश उठो, सूरज निकल चुका है। नागेश हड़बड़ाकर उठता है और जल्दी से बरामदे में जाता है। वहां पर 3-4 थैले रखे हुए थे और सभी एक रंग के थे। उसे अच्छे से याद था कि दमयंती ने कहा था कि उसके पास केवल 15 मिनट का समय रह गया है। नागेश एक एक थैला चेक करने लगता है। थैले के अंदर काफी सारा सामान पड़ा हुआ था। न केवल वहां सुनहरी चाबी थी, बल्कि कई अन्य चाबियां भी थीं। उस थैले में पीतल के बर्तन भी थे और नागेश बिना आवाज के वह चाबी ढूंढ रहा था, क्योंकि एकेश्वर अपने घर के बिल्कुल बाहर था। नागेश को डर था कि कहीं आवाज से एकेश्वर अंदर ना आ जाए, इसलिए उसे चाबी ढूंढने में समय लग रहा था। एकेश्वर अंदर आने ही वाला था कि तभी नागेश को चाबी मिल जाती है और वह जल्दी से वापस नीचे आ जाता है। एकेश्वर जब बरामदे में आता है तब उसे ऐसा एहसास होता है कि यहाँ कोई आया था, क्योंकि उसका एक थैला एक जगह से दूसरी जगह रखा हुआ था, जबकि उसे याद था कि उसने अपना थैला यहाँ नहीं रखा था। दूसरी तरफ नागेश जल्दी से वह बक्सा खोल देता है। उस बक्से से तेज रोशनी निकलती है जो पूरे कमरे में फैल जाती है, और फिर जैसे ही रोशनी कम होती है तो नागेश के सामने दमयंती खड़ी हुई थी, अपना भयावह वह रूप लेकर। दमयंती कहती है, जल्दी करो, उस माला को तोड़ दो। एकेश्वर को पता चल चुका है, वह नीचे आता ही होगा। लेकिन जैसे ही नागेश उस बक्से में हाथ डालता है, उसका हाथ जकड़ने लगता है, जैसे कोई पकड़ने की कोशिश कर रहा है। नागेश घबराकर दमयंती से कहता है, यह क्या? मेरा हाथ मेरे कंट्रोल में नहीं है, वह माला कहाँ है? दमयंती कहती है, इसी बक्से में होगी। देखो, कोशिश करो, तुम ये कर सकते हो। वह माला किसी भी तरह तुम्हारे हाथ लगनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आज तुम और मैं दोनों ही नहीं बचेंगे। नागेश अपना दूसरा हाथ भी उस बक्से में डाल देता है और माला निकलने की कोशिश करता है,
लेकिन उसके दोनों हाथ बहुत ज्यादा अकड़ने लगे थे। फिर भी वो बेचारा कोशिश कर रहा था। जैसे तैसे करके उसके हाथ वो माला लग जाती है, लेकिन वो माला को उठा नहीं पा रहा था कि तभी वहां एकेश्वर आ जाता है। नागेश को खुला हुआ और बक्से के अंदर हाथ डालता देख एकेश्वर गुस्से से पागल हो जाता है। एकेश्वर की अगली नजर दमयंती पर पड़ती है तो दमयंती इस तरह नाटक करने लगती है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं था। वह कहती है, एकेश्वर पकड़ो इसे, इसने मुझे तुम्हारी इजाजत की बगैर इस बक्से से बाहर निकाला। नागेश हैरानी से दमयंती की तरफ देखने लगता है, लेकिन दमयंती इशारों में नागेश को समझाती है कि वह सिर्फ नाटक कर रही है। नागेश अपने हाथ बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ अंदर जकड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी वह कोशिश नहीं छोड़ता। एकेश्वर उसे पकड़ता है और पीछे की तरफ करने की कोशिश करता है और पीछे कर भी लेता है, लेकिन नागेश के हाथों वह माला लग चुकी थी। वह माला बहुत ही मोटे मोतियों की थी। नागेश के हाथ में वो माला देखकर एकेश्वर को पता चल जाता है कि दमयंती और नागेश मिले हुए हैं। वह समझ जाता है कि दमयंती ने ही नागेश से कहा होगा कि इस माला को निकालकर तोड़ दे। वह गुस्से से दमयंती को देखता है और कहता है, दुष्ट धोखेबाज औरत, मेरे साथ छल करती है। दमयंती गुस्से से लाल हो जाती है और कहती है, दुष्ट तो तू है जो मुझे यहाँ कैद करके रख रखा है। फिर वह नागेश की ओर देखकर कहती है, नागेश, वह माला जल्दी से तोड़ो। एकेश्वर नागेश की तरफ देखता है और कहता है, नहीं नागेश, ऐसा मत करना। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। दमयंती कहती है, इसकी मत सुनो, यह वैसे भी तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। एक बार मेरी मान के देख लो, तुम्हें जिंदगी मिल जाएगी। मैं अपना किया हुआ वादा कभी नहीं तोड़ती। मैं एक पिशाचिनी हूं, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। मैं इंसानों के जैसी नहीं हूं, तुम मुझ पर यकीन करो। नागेश को समझ नहीं आता कि वह एकेश्वर की माने या फिर दमयंती की, लेकिन वह एकेश्वर की बात नहीं मानता। वह उस माला को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह माला पता नहीं कैसे धागे में पिरोई हुई थी कि टूट ही नहीं रही थी। एकेश्वर नागेश के ऊपर चढ़ाई कर देता है और उसे मारने लगता है, जिससे वह माला जमीन पर गिर जाती है। दमयंती उस माला को छूने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम रहती है। वह माला नहीं छू सकती थी क्योंकि वह इंसान नहीं थी। उस माला को केवल इंसान ही छू सकते थे। दमयंती नागेश को कहती है, नागेश, कैसे भी करके उस माला को तोड़ दो, वरना आज तुम भी नहीं बचोगे। मैं तो बरसों से इसकी गुलाम हूं, आगे भी रह लूंगी, लेकिन तुम्हें यहां से बचकर निकलना होगा। दमयंती बार बार नागेश का हौसला बढ़ा रही थी और उसका यह हौसला काम भी आया। नागेश ने अपनी पूरी ताकत के साथ बाबा एकेश्वर को मारना शुरू किया। वह लगातार मारे जा रहा था। उसके मन में साकेत को लेकर भी गुस्सा था, जो बाबा की पिटाई के द्वारा फूट रहा था। तभी नागेश की नजर वहां पड़ी कुल्हाड़ी पर पड़ती है, जिससे साकेत के टुकड़े किए गए थे। वह जल्दी से उस माला को उठाता है और उस कुल्हाड़ी से काटने लगता है। लगभग 3 बार में उस माला का धागा कट जाता है और एक एक करके उस माला के मोती निकलने लगते हैं। एकेश्वर चिल्ला उठता है, नहीं, यह क्या किया तूने मूर्ख, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर एकेश्वर ने वही कुल्हाड़ी उठा ली जिससे साकेत के टुकड़े किए थे। वह नागेश के सीने पर वार करने ही वाला था कि तभी उसकी कुल्हाड़ी हवा में रुक गई। एकेश्वर लाख कोशिश करता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो अपनी कुल्हाड़ी को हिला भी नहीं पा रहा था। दमयंती ने नागेश से कहा, नागेश, तुम निकलो यहां से, ये तुम्हें अब कुछ नहीं कर सकता। उसने मुझे इतने साल कैद करके मेरे गुस्से को बढ़ाया है और मेरी ताकत को भी। मैं इससे अपना बदला जरूर लूंगी। तुम जाओ और अपने साथी की अस्थियां भी ले जाओ, कम से कम उसकी आत्मा को शांति तो मिलेगी। नागेश ने हाँ में सिर हिलाया और जल्दी से वहां से भागा। उसके हाथ कंकाल के जो भी टुकड़े आए उसने अपने साथ रख लिए और ट्रक पर चला गया। उसने अपना ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की तो अब वह भी बिना किसी दिक्कत के स्टार्ट हो गया और वह जल्दी से बिना एक पल गंवाए वापस सतारा की ओर गया। उसने वहां जाकर अपने मालिक को सारी आप बीती बताई।
उसके मालिक को उसकी बातों पर यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि आज तक ऐसा वाकया कभी नहीं हुआ था। लेकिन वह अपने साथ साकेत की अस्थियां लेकर आया था। पहले तो मलिक को नागेश पर ही शक हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रास्ते में दोनों का झगड़ा हुआ हो और नागेश ने ही साकेत को मार दिया हो। इसीलिए उसने तुरंत पुलिस को यह खबर दी कि उसके एक ट्रक ड्राइवर के साथ कुछ अजीब वारदात हुई है। पुलिस भी तुरंत हरकत में आई। नागेश ने भी अपनी सारी कहानी ठीक वैसे ही पुलिस को सुनाई जैसे अपने मालिक को सुनाई थी। पुलिस को भी उसकी बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। फिर वह उसके कहने पर वापस बाबा की कुटिया पर गए। वहां जाकर देखा तो सच में एक पुल था जो कि टूटा हुआ था और एक कुटिया थी जो बिल्कुल सुनसान जगह पर बनी हुई थी। जैसे ही पुलिस वाले अंदर गए तो वहां उन्हें कुछ नहीं मिला, लेकिन नागेश के कहने पर वे लोग उस घर में बने हुए तहखाने में गए तो वहां पर उन्हें बाबा एकेश्वर की लाश मिली, जो बहुत ही बुरी हालत में थी। पेट की सारी आंतें बाहर आ चुकी थी। हाथ और पैरों की उंगलियों के नाखून टूटकर अलग पड़े हुए थे। जगह जगह तंत्र मंत्र की सामग्री पड़ी हुई थी। इतना ही नहीं, उसके घर की खोजबीन करने पर वहां से करोड़ों का सोना चांदी भी प्राप्त हुआ। जब पुलिस वालों ने जांच को आगे बढ़ाया तब पता चला कि आसपास के इलाकों से पिछले 6 महीने में कई लोग गायब हुए हैं। उनमें से कुछ की लाशें रहस्यमयी तरीके से मिली हैं और कुछ का तो पता ही नहीं चला कि आखिर वे लोग कहां गायब हो गए। एकेश्वर के घर से कुछ ऐसे लोगों की संदिग्ध चीज भी प्राप्त हुई जिनके बारे में अलग अलग पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट लिखी हुई थी। कुछ लोग अपनी जगह से गायब थे, कुछ लोगों का बुरी तरह एक्सीडेंट हो गया था। इसी तरह से कम 7 या 8 लोगों से संबंधित सामान एकेश्वर के घर से ही मिला था। साथ ही उस कुल्हाड़ी पर एकेश्वर के ही फिंगरप्रिंट पाए गए और कुल्हाड़ी पर जो खून लगा हुआ था, जब उसकी जांच की गई तो वह साकेत का ही पाया गया। नागेश उस घटना को आज तक अपने दिमाग से नहीं निकल पाया है। पुलिस वालों को एकेश्वर जिंदा तो नहीं मिल पाया, लेकिन हां, उसकी मौत के बाद आसपास गांव के लोगों के गायब होने का सिलसिला थम चुका था। लेकिन वो दिन है और आज का दिन है। नागेश कभी भी मदद के लिए किसी के घर नहीं रुकता, चाहे वह किसी साधु की कुटिया ही क्यों ना हो। तो साथियों, ये थी हमारे सब्सक्राइबर ट्रक ड्राइवर नागेश की भयानक आपबीती। अब नागेश तो उस दिन जैसे तैसे करके बच के आ गया था, लेकिन उसके साथ ही साथ उसने सबसे बड़ा काम किया था, वो ये कि उस साधु का खात्मा हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। अगर उसी दिन नागेश ने हिम्मत नहीं की होती तो शायद ये कहानी भी आपको सुनने को न मिलती, और जैसे बाकी लोग उस साधु का शिकार बन गए थे, शायद नागेश भी उसका शिकार बन जाता। लेकिन कहते हैं ना कि जिसके साथ ऊपर वाला होता है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, तो कहीं ना कहीं नागेश के ऊपर ईश्वर का हाथ था। शायद नागेश के हाथों ही लिखा था कि उस साधु का अंत हो और हमेशा हमेशा के लिए उस जगह से उस साधु का आतंक खत्म हो जाए। अब देखिए, ऐसे कुछ साधु दुनिया में होते ही है जो साधु के नाम को कलंकित कर देते हैं। दुनिया में अच्छी चीजें भी हैं तो बुरी चीजें भी हैं, लेकिन कुछ लोग केवल बुरी चीजों को ही अपनाते हैं, जो हमेशा अपनी मुक्ति के लिए इस दुनिया में भटकते रहते हैं और कभी भी इस मनुष्य जीवन से मुक्ति नहीं मिल पाती है। बार बार जन्म और मरण उनका लगा ही रहता है, क्योंकि उनके क्रम हमेशा बुरे रहे हैं और बुरे कर्मों का फल भगवान आपको इस धरती पर रहकर ही सहन करने के लिए भेजता है। अच्छा, आपको स्टोरी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, और सभी साथी अपना कमेंट्स में परिचय ज़रूर दे दें। और अब उन साथियों के नाम लेता हूं जिन्होंने पिछली कुछ स्टोरीज पर अपना नाम हमें शेयर किया है। पीयूष बसंत, किंजल राजस्थान, मुकेश सिंह, वीर सिंह अलीगढ़, शीला सोमर नीदरलैंड, ज्योति नेपाल, नबी हसन रामपुर, दीपक तमिलनाडु, पुष्पा राणा नागपुर, उत्तम शर्मा सिक्किम, शुचि पटेल लंदन, भावना पंडित। सभी साथियों का दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली स्टोरी पर।